स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने नागा इंसर्जेंसी का इतिहास को डिकोड करने जा रहा हूँ। नागा इंसर्जेंसी कब से शुरू हुआ और इसे मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी क्यों कहा जाता है। तो इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने नागालैंड का इतिहास बताया था, ब्रिटिशर्स लोग ने कैसे करके आसाम को फिर नागास लोग को अपने कैप्चर में किया, ये सब के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बताया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देख लीजिए। और हमारा इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नागास के बारे में कि नागास कौन थे, कहाँ से आए थे, नहीं आए, ठीक है। तो ये सब पता चलेगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने नागा इंसर्जेंसी के बारे में बताऊंगा, उसका टाइमलाइन बताऊंगा और अभी क्या प्रोसेस है ये बताऊंगा। तो आप लोग अक्सर कश्मीर के बारे में सुनते ही होंगे, वहां पर इंसर्जेंसी होता है, लेकिन आपको आज बता दूं कि इंडिया का सबसे पुराना इंसर्जेंसी कश्मीर इंसर्जेंसी नहीं है, नागा इंसर्जेंसी है। नागा इंसर्जेंसी जिसे मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी भी कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कब से ये स्टार्ट हुआ और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी कहा जाता है। तो मैंने 1918 में एक नागा क्लब बना था जिसके बारे में बता दिया। अब आगे हम लोग शुरू करते हैं उसके बाद से। देखिए 1918 में नागा क्लब बन गया था। ये पहला क्लब था जो ये आप देखिए अब इन लोग ऑफिशियल स्टैंड लेंगे। अब नागास लोग भी अब ऑफिशियल स्टैंड लेंगे, ठीक है। जब ये क्लब बन जाता तो ये क्लब सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखाता है 1929 में, जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए। तो नागास लोग बोलते हम लोग को क्या लेना देना कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि नागास लोग कभी भी नहीं मानते थे कि उन लोग इंडिया का पार्ट। 1929 में जब साइमन कमीशन आया कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए इंडिया के लिए, तो नागा ने बोला हमें आप हमारे हाल पे छोड़ दो, हम लोग अपने जैसे पहले जीते थे वैसे ही जिंदगी जिएंगे। फिर जब आजादी का दिन नजदीक आ गया, 1946 आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है। अब लगता है कि देश आजाद हो जाएगा और दो फैक्शन में देश बंटने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान में। तो ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में बंटने जा रहा था, इंडिया और पाकिस्तान में। तो नागास लोग को जब पता चला कि इंडिया दो पार्ट में बंटने जा रहा है, तो नागास लोग ये सब अपना प्रस्ताव सबके सामने रखे कि ये जो बंटवारा हो रहा है ये ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान में बट रहा है। हम लोग तो ब्रिटिश इंडिया का भी पार्ट थे नहीं, तो हम लोग क्यों इंडिया का साथ ज्वाइन हो। नागा लोग आज भी ये बात पे अड़े हुए हैं कि ये जो बंटवारा हुआ या ये देश जो बना, हम लोग ये ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया ही का पार्ट है, हम लोग तो ब्रिटिश इंडिया का कभी पार्ट बने नहीं। तो जब ब्रिटिशर्स लोग जब छोड़ के गया तो हम लोग ब्रिटिश का विरासत थोड़ी ना है जो हम लोग को इंडिया को देके चले गए। मतलब नागास लोग ये बोलते हैं कि हम लोग ब्रिटिश का विरासत नहीं है, जो ब्रिटिश गया तो हम लोग को इंडिया के हवाले करके चले गए। हम लोग इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। कि यही सोच ने एक लीडर को जन्म दिया जिसका नाम था, और ये फेमस लीडर है, नाम याद रखिएगा, नागालैंड में आज इनका बहुत इज्जत है, जिसका नाम है अंगामी जाफू फिजो। फेमसली इसे फिजो कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नागालैंड को इंडिया आजाद होने से एक दिन पहले, इंडिया कब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ये उससे एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को इसने क्या कर दिया, नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। ये बोल दिया कि नागालैंड अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका ये काम, इसका ये जो इंडिपेंडेंट अपने आप को मान लेना, ये काम चला नहीं। तो इसने क्या किया, 1951 में एक रेफरेंडम करवाया और उसने ये क्लेम किया कि नागास लोग जो है 99.9% नागा सपोर्ट करते हैं कि उन लोग का एक अलग कंट्री होना चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अपना लैंड होना चाहिए, अपना जमीन होना चाहिए, अपना झंडा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सॉवरेन नागालैंड का बात रखा किसने, फिजो ने, कब 1951 में। और उसने इसका दलील क्या दिया, दलील ये दिया कि ये रेफरेंडम है और रेफरेंडम में देखिए 99.9% लोग किसका साथ है, नागा सॉवरेन नागा स्टेट का साथ है, यानी कि हम लोग को आजादी चाहिए। फिर मार्च 22 1952 को फिजो क्या करता है, एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बना लेता है और नागा फेडरल आर्मी बना लेता है, क्योंकि अब उन लोग का पूरा स्ट्रेटेजी बन चुका है कि अब इंडियन लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को आजादी चाहिए, उसके लिए हम लोग को वायलेंस का तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इंडिया क्या करता है, 1958 में इंडियन गवर्नमेंट आर्मी भेजती है कहाँ पर, नागालैंड में इंसर्जेंसी को दबाने के लिए। और वहाँ का हालत इतना खराब हो जाता है, 1958 में आसफा लगा दिया जाता है। और आज भी आसफा को बहुत मेजर कारण माना जाता है इंसर्जेंसी का। आज भी बहुत कोई, इससे पहले मैं एक वीडियो लाया था नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला भी था कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी इंसर्जेंसी होता है इसका मेन कारण आसफा है। देखिए अब इसका पीछे बहुत सारा कारण है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं लोग हैं जो वहां रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि आसफा से ज्यादा इंसर्जेंसी फैलता है, ना कि इससे रुकता है। तो ये आसफा है कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं इसके ऊपर अलग से लेकर आऊंगा वीडियो। लेकिन फिर सिंपल में समझ लीजिए, आसफा समझ लीजिए एक बहुत ड्रेकोनियन कानून बोला जाता है इंडियन गवर्नमेंट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिस्टर्ब एरिया होता है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्री लोग को फ्री हैंड और पावर दे देती है। वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है शक के बिना पे, किसी को भी आप घर में बिना वारंट का छापा मार सकते हैं, किसी को भी एनकाउंटर कर दिया जा सकता है, यानी फ्री हैंड। और कोई भी
पूछताछ नहीं होगा, आर्मी पर्सनल के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगा। तो इसका लेके नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लोग बोलते हैं कि आसफा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने में। अभी कितना सच्चाई है क्या है नहीं, आप लोगों को क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और आसफा के ऊपर अगर वीडियो बोलिए तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ सकता है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो। 1975 में फाइनली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और नागास लोग जो लड़ रहे थे उन लोग एक पीस अकॉर्ड साइन करते, इसका नाम था शिलोंग अकॉर्ड। और इस अकॉर्ड में बोला गया जो एनएनसी और एनएफजी है इन लोग को अपना आर्म्स को क्या करना पड़ेगा, सरकार को सौंप देना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रुप 140 मेंबर का ग्रुप जिसको लीड कर रहा था थुइंग गैलैंग मुइवा, फेमसली से मुइवा भी कहा जाता है, उसने उस टाइम चाइना में था, उसने बोला हम लोग ये शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मानते और उसने क्या किया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन का गठन कर दिया 1980 में। 1975 में शिलोंग अकॉर्ड साइन होता है, लेकिन ये जो मुइवा है ये नहीं मानता है और क्या करता है, आपका जाकर एक ग्रुप बना लेता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है जिसका नाम होता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1980 में। अब इन लोग क्या करता है, कन्फ्रंटेशन करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। देखिए मुइवा का साथ एक और आदमी रहता है, दो और लोग रहते हैं, इसका नाम होता है इसाक चिस्सी सू और एस खापलांग। तो ये नाम याद रखिएगा, इसाक और खापलांग, ये लोग फेमस लोग हैं। बाद में देखिए अभी और फ्रैक्शन हुए। फिर 1988 में ये एनएससीएन जो था इसमें स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि अब दो ग्रुप में ये एनएससीएन स्प्लिट हो जाता है। एक हो जाता है एनएससीएन आईएम यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड मुइवा एंड इसाक, मतलब मुइवा और इसाक एक तरफ, और दूसरा फैक्शन बन जाता है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। तो खापलांग एक हो जाता है। खापलांग, इंडिया ने खापलांग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है। क्यों? क्योंकि इसने, अभी मैं बताऊंगा कि इसने क्या क्या किया है। दो ग्रुप बढ़ चुका है। ये जो एनएससीएन आईएम जो है इन लोग अब सुलह में आ गए कि अब हम लोग सुलह कर लेंगे, लेकिन ये जो खापलांग ये बोला हम लोग सुलह नहीं करेंगे, हम लोग को ग्रेटर नागालैंड चाहिए यानी कि नागालिम चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये ग्रेटर नागालैंड या नागालिम क्या है इसके बारे में बता दूं। देखिए मैंने हिस्ट्री में बताया था कि नागास लोग सिर्फ आज का नागालैंड में नहीं रहते। नागास लोग का बहुत सारा लोग म्यांमार में भी है, मणिपुर में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, असम में भी है। तो नागास लोग बोलते हैं अभी जो नागास का एरिया है 16,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इन लोग जितना बड़ा एरिया क्लेम करते हैं जिसमें म्यांमार भी आ जाता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, प्रेजेंट डे नागालैंड भी आता है, मणिपुर आता है, ये पूरा एरिया मिला के 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया हो रहा है। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग को ये पूरा एरिया चाहिए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो वायलेंट क्लैश होता है, ग्रुप बन जाता, खापलांग लोग बोलता है कि नहीं हम लोग को तो पूरा आजादी चाहिए और हम लोग ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। तो एनएनसी जब खत्म होने लगा तो उसी वक्त फिजो का भी मौत हो जाता है लंदन में 1991 में, क्योंकि फिजो इंडिया से आपका जाकर म्यांमार चले जाता है, फिर वहां से आपका जाकर कहाँ चले जाता है, लंदन, और वहीं पर उसका मृत्यु हो जाता है। और इसने जो इंसर्जेंसी शुरू किया था इसे कहा गया मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी, और ये आज तक चल रहा है। देखिए थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं नागास लोग ने क्या क्या अटैक किया, अटैक के ऊपर भी थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए 6 दिसंबर 2021 को 14 सिविलियंस लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस, असम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। ये जब मार दिया था और आर्मी पर्सनल लोग का बोलना था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये यहाँ पर अभी मूवमेंट होगा इंसर्जेंट मिलिटेंट लोग का, इसलिए हम लोग ने अटैक किया। गलती से कौन मार जाता है आपका जाकर, सिविलियन लोग। इसके ऊपर भी अलग पूरा वीडियो है। तो असम राइफल का यूनिट लोग होता है जो गलती से बोला जाता है, वो लोग आर्मी अपना स्टेटमेंट देता है कि हम लोग ने मार दिया। तो इसके ऊपर भी बहुत बवाल होता है। इसका टाइम से ही आसफा को हटाने का बात होता है कि आसफा को हटाया जाए। तो ये एक इंसिडेंट था और इसका बाद बहुत बवाल होता है नागालैंड में। और जब एक पीस अकॉर्ड होने पे आया फिर समझिए कि अटक गया इस इवेंट का बाद से। देखिए जून 7, 2017 में मेजर डेविड मैनलून मारा जाते हैं आपका अगर एनएससीएन खापलांग से लड़ाई करते हुए मोन डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें 3 मिलिटेंट और भी मारा जाता है। नवंबर 15, 2015 में असम राइफल ने एनएससीएन खापलांग का 4 मिलिटेंट को मार गिराता है नागालैंड का तुइनसांग डिस्ट्रिक्ट में। फिर 29 अगस्त 2015 में असम राइफल ने 8 एनएससीएन का खापलांग का मिलिटेंट को मार देता है, यही वही तुइनसांग डिस्ट्रिक्ट में। फिर जून 4, 2015 में एनएससीएन एक अटैक करता है मणिपुर में, मणिपुर का चंडेल में अटैक करता है, जहां पर 18 जो आर्मी पर्सनल है वो मारे जाते हैं। फिर मई 3, 2015 में 8 सोल्जर को मारा दिया जाता है, किसके द्वारा, एनएससीएन खापलांग मिलिटेंट द्वारा मोन डिस्ट्रिक्ट में। देखिए ये जितना भी एरिया मोंग डिस्ट्रिक्ट, तुइनसांग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और 1 जून 2015 में जो हुआ था ये मणिपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसमें 18 जवान को अपना जान से हाथ गंवाना पड़ा था। फिर ये नागा रिबेल्स लोग है, ये अपने लोगों के ऊपर भी अटैक किए। नागालैंड का जो खापलांग ब्रांच है उसने क्या किया था, ये जो
NSCN-IM का जो लीडर है इसाक और मूविया, इन लोगों पर भी अटैक किया था। ये बात आपका जाकर है 2007 का, जनवरी 2007 का बात है, जब NSCN-IM का चेयरमैन आइजैक चीसी सू और उसका वाइफ इंडिया आती है। ये लोग असल में बैंकॉक में रहते हैं, विजिट के लिए इंडिया में आते हैं, तो इनका कैंप हेब्रोन पे अटैक होता है, लेकिन इन लोग बच जाते हैं और ये लड़ाई चलता रहता है। और इसमें जो मिलिटेंट लीडर होते हैं उन लोग से बात किया था, वो मिलिटेंट लीडर बोलता है कि मेरा लड़का भी इस लड़ाई में मारा गया है। तो ये एक अटैक था। तो ऐसा बहुत सारा अटैक मतलब नागा इंसर्जेंट लोग करते हैं, ये तो कुछ फेमस अटैक था। तो खापलांग का इसी सब हरकत की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगाकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। लेकिन एक कंट्रोवर्सी है, 2015 का इकोनॉमिस्ट में एक न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वो ये क्लेम करता है कि NSCN खापलांग जो है वो पहले इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे मदद किया करता था। मतलब NSCN खापलांग है, इसको कौन मदद करता था? इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि रॉ के बारे में बात किया जा रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस क्यों इनका मदद करते थे? ताकि नागा लोग के अंदर फैक्शन आ जाए, वो लोग कमजोर हो जाए। और ये भी बोला गया NSCN-IM जो है, IM वाला फैक्शन, उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा है, या इवन नागास लोग को भी मारा है जो NSCN-IM का खिलाफ बोलते थे, उन लोग आइडियोलॉजी का खिलाफ थे। तो सितंबर 2021 में अथवन एबोनाई, एक जुलियन रोंग एक आदमी था, ग्रेस कॉलोनी से उसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे NSCN-IM के मेंबर द्वारा मार दिया जाता है। तो इन लोग दोनों ही ग्रुप कुछ न कुछ हरकत करते हुए आए, लेकिन खापलांग जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे, इसीलिए उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। और IM जो है NSCN-IM वो इंडिया का साथ अभी पीस टॉक में शामिल है, और भी ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का साथ पीस टॉक में शामिल है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितना बार पीस टॉक का बात चला, पीस मिशन का बात किया गया, क्या इतिहास रहा है। देखिए, सबसे पहला इतिहास रहा है जून 1947 में। उस वक्त के असम गवर्नर, क्योंकि पहले नागालैंड असम का पार्ट था, सर अकबर हैदरी, वो एक पैक्ट साइन करते हैं 9 पॉइंट एग्रीमेंट, जो NSCN का जो मॉडरेट लीडर उनके साथ, लेकिन मेन लीडर जो फिजू है उन लोग को उनको नहीं बुलाया जाता है, तो वो ये जो 9 पॉइंट एग्रीमेंट उसको मानते नहीं है। फिर 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन होता है जुलाई 1960 में। यहाँ पर क्या होता है, यही एग्रीमेंट का तहत दिसंबर 1, 1963 में नागालैंड को स्टेटहुड मिल जाता है। फिर 1964 में फिर एक पीस मिशन का शुरुआत होता है, लेकिन 1967 आते आते 6 राउंड टॉक्स होने के बाद कोई इसका मसला का हल नहीं होता और ये पीस टॉक खत्म हो जाता है, इससे कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट आउट नहीं होता है। फिर नवंबर 11, 1975 में गवर्नमेंट शिलांग अकॉर्ड साइन करता है, मैंने इससे पहले ही बता दिया, जिसमें बोला जाता है NNC और NFGA जो हथियार गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो भी हो, शिलांग अकॉर्ड के बाद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड 1980 में बनता है और लड़ाई चालू रहता है। देखिए, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर लोग ने क्या किया, स्टेप उठाया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नागास लोग हमेशा से यही डिमांड करते रहे यहाँ आजादी से पहले कि हमें अपना अलग नागालैंड चाहिए, नागा स्टेट चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंडिया कभी भी पार्ट थे नहीं। लेकिन पंडित नेहरू ने सबसे पहले ये डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नागा लोग ने ये काम करते रहे, अपना डिमांड उठाते रहे। इंदिरा गांधी का पास भी ये ऑफर आया। इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि हम लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग बट इंडिपेंडेंट, आजादी को छोड़ के आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, आजादी तो हम आपको दे नहीं सकते। यहीं से आपको समझ सकते हैं नागास लोग और गुस्सा। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने भी ऑलिव ब्रांच दिखाया, यानी कि अमन शांति का बात छेड़ा। फिर गवर्नमेंट से NSCN-IM से गवर्नमेंट का वार्तालाप भी चल ही रहा था। फिर इसी नरसिम्हा राव का रास्ता को देखते हुए HD देवे गौड़ा जब पावर में आते, वो भी NSCN-IM का साथ बात करते रहते, पीस टॉक करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी कंस्ट्रक्टिव अभी तक नहीं निकल रहा है। IK गुजराल, वो भी एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी आता है और माना जाता है ये एक यूनिक इतिहास है, नागास लोग का जिंदगी में पलट देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 2001 में सीज फायर होता है, लेकिन ये सीज फायर ज्यादा दिन तक चलता नहीं। फिर मनमोहन सिंह भी अपना टाइम में आते हैं और NSCN-IM का साथ डील फाइनल करते हैं, लेकिन फिर भी बात आगे कुछ पहुंचता नहीं, कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं होता है। और 2015 अगस्त 2015 में नागा पीस अकॉर्ड साइन होता है और बोला जाता है कि हिस्टोरिक अचीवमेंट होगा, लेकिन अभी तक इसका कोई भी सही कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि नागा लोग जो है, एक तो खापलांग तो पूरा अपना अलग ही कंट्री का मांग कर ही रहा है, पूरा अरुणाचल प्रदेश का भी हिस्सा आएगा, मणिपुर का भी, असम का भी और म्यांमार का भी, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो IM है वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी ये सब एरिया चाहिए, लेकिन हम लोग इंडिया से पूरा तरीका से अलग नहीं होगा, लेकिन को एग्जिस्ट करेंगे। तो अभी कोई एग्जिस्ट क्या है, ये सबसे टेक्निकल टर्म है, इसी के लिए अभी तक डील फाइनल नहीं हो पाया। और बीच बीच में कभी ना कभी एक तो हम लोग को जो टेररिस्ट अटैक है वो देखने को मिल जाता है, मिलिटेंट लोग कोई ना कोई अटैक कर देते हैं, जिसका वजह से पीस टॉक फिर काउंटर इंसर्जेंसी अटैक होता है और फिर ये पीस टॉक और आगे बढ़ता नहीं है। देखिए, बहुत सारा हडेल्स है। हडेल्स ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हडेल्स ये है कि नागास लोग एक ग्रुप नहीं है। नागास लोग मैंने पहले बताया बहुत अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग सबका समस्या है, अलग अलग सबका डिमांड है। जो सबका
डिमांड को एक बार में पूरा करना ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। फिर अभी मैंने जैसे बताया कि नागालैंड का जो डिमांड है ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या आप म्यांमार को तो लड़के म्यांमार का एरिया को भी निकल लीजिएगा कैप्चर, और मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश ये लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग का सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं होना चाहिए। हम लोग अपना जमीन का कोई भी हिस्सा नागालैंड को नहीं देंगे। नागालैंड को जो जमीन मिला उसी में से खुश रहना है। हम लोग अपना जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, नहीं तो फिर फ्यूचर में हो सकता है कि एक सिविल वॉर टाइप देखने मिले। तो पहले ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम पहले ही बोल चुके कि हम लोग अपना सॉवरेनिटी और अपना जमीन का सौदा नहीं करेंगे। तो अब इधर पर बात आके फंस जाता है, कोई भी अपना जमीन देने को राजी नहीं है क्योंकि सबका सॉवरेनिटी के ऊपर बात आ जाएगा। फिर अभी तक आपका जाकर जो हथियार देने का बात किया गया था कि आप हथियार दे दीजिएगा, लेकिन अभी तक हथियार सौंपा भी नहीं गया है। हथियार उन लोग कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो ये सब बहुत सारा इशू है जो आज भी उभर के सामने आ रहा है। अभी तक इसका कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं सामने आया है। आखिर फ्यूचर में क्या नतीजा निकलता है, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा मैं आप लोग के सामने लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब जाते जाते जो नागा जो लोग है उन लोग का भी क्या डिमांड है वो भी सामने रखना जरूरी है, नहीं तो मैं एक साइड का बात बता दूंगा तो बात सही नहीं होगा। तो नागा लोग क्या बोलते हैं ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारा जो गवर्नर लोग है, जो इससे पहले RN रवि जो थे गवर्नर, इनको ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, बोलते ये सही से हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे, अपना ऑर्डिनेंस लागू कर दे रहे हैं। और इन लोग गवर्नर लोग ऊपर को भी ना कोई क्रिटिसिज्म लागू करते हैं। लेकिन गवर्नर RN रवि का ये बोलना था कि हम लोग इंडिया कोई भी कानून यहाँ पर लगा नहीं रहे, इन लोग का सॉवरेनिटी नहीं छीन रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा आपका जाकर करप्शन हो गया, करप्शन को हटाने के लिए काम करें। लेकिन नागा लोग को लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ये वर्जन है। नागा लोग का हिस्ट्री, आइडेंटिटी सबका अपना अलग अलग है। अभी तक कोई एक ग्रुप फाइनलाइज नहीं हुआ जो बैठ के सबका क्या एक कॉमन कॉज है और कॉमन सोल्यूशन क्या वो अभी तक नहीं निकल पा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नागास लोग हमेशा से ये डिमांड कर रहे हैं आसपा को हटा दीजिए, जिसका वजह से मैंने बताया 14 सिविलियन लोग का जान चले गया। तो ये सब बात है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे करके नागा इंसर्जेंसी खत्म होगा? अगर आपके पास कुछ व्यू पॉइंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आसपा हटा देने से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा? क्या करना चाहिए या किस तरीके से हम लोग को नागास लोग से डील करना चाहिए? क्योंकि आपका सामने मैं बात रख दिया कि नागास का जो फैक्शन है, दोनों ही फैक्शन, एक फैक्शन तो पूरा ही सेपरेशन मांग रहा है और एक सॉवरेनिटी तो मांग रहा है इंडिया, लेकिन वो भी नागालैंड का बात कर रहा है, लेकिन वो इंडिया साथ कोई एग्जिस्टेंस का भी बात कर रहा है। तो क्या होगा फ्यूचर में वो तो आने वाला दिन ही बताएगा। तो आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जाहिर कर सकते हैं। और भी कोई मैं वीडियो अभी इंडिया के ऊपर, इंडिया में और भी इंसर्जेंसी है उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ सकता हूँ। फ्यूचर में नक्सलिज्म के ऊपर भी वीडियो आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और भी आपको कुछ लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो लाने का, उसके ऊपर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।